हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स फॉर इन वन। यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ये है बायोलॉजी सेट 3, सेट 1 और सेट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, अब जाके चेक कर सकते हो। सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो भी सीरीज़ चल रही है हमारी टॉप 100 MCQ की। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज़। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो आंसर है उसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? देखो, पैलियोबॉटनी जो होती है ब्रांच होती है पैलेंटोलॉजी की। पैलेंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। यहाँ हम फॉसिल्स की बात करेंगे, ठीक है। फॉसिल, अब फॉसिल्स क्या होते हैं? आप ये जो पिक्चर में देख रहे हो, ये लीफ है, ये कभी ना कभी पेड़ से गिरी होगी या फिर अंडरग्राउंड दब गई होगी। तो ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर आप बोल सकते हो नेचर के प्रोसेस होते हैं उनके, मतलब उसकी वजह से ये एक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। भले कोई इंस्ट्रूमेंट हो, एक एनिमल हो, वो एक धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन प्रोसेस के धीरे धीरे करते 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 वो एक रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये रॉक बन जाता है, ये जो रॉक आप दिख रहे हो, इसे ही हम फॉसिल्स बोलते हैं। पुरानी चीज़ें कुछ बच गई हैं, आज वो किस रूप में हैं, है ना। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन थी एशियंट हिस्ट्री में, उसकी बहुत सी चीज़ें अंडरग्राउंड दबी हुई हैं आज भी, और कुछ चीज़ें तो पत्थर बन चुकी हैं या फिर किसी कुछ और फॉर्म में डेवलप हो चुकी हैं। तो इसे ही हम फॉसिल्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू हम जानते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था या उसकी सिविलाइजेशन ने क्या अडॉप्ट किया था, वो लोग कैसे थे, ठीक है। तो यही फॉसिल्स हैं। तो यहाँ पे फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल को दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है। पैलियोबॉटनी में हम प्लांट्स एनिमल दोनों पढ़ेंगे, अलगी फंगी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? यहाँ पे एवोल्यूशन की बात हुई है, तो इट्स ऑप्शन बी, डार्विन, ठीक है। ये पिक्चर है, आप देख सकते हो। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इनका पूरा नाम है, ठीक है। इट्स चार्ल्स रॉबर्ट एंड डार्विन, इनका पूरा नाम है। इन्होंने पब्लिश करी थी इनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। और कब करी थी? इट्स 1859, इस ईयर में इन्हें पब्लिश कर दी थी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ फिश? यहाँ पे पूछा गया है कौन सी फिश नहीं है। अब पिक्चर देख के समझ गए हो कि इस स्टार फिश, ऑप्शन ए इसका आंसर है स्टार फिश। अब देखो, मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी आपको कि फ़िश में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो फ़िश नहीं होती उनमें क्या है। देखो, स्टार फिश के बारे में पहले जान लो। इसका ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, रीजनरेशन पावर इनमें बहुत ज़्यादा रहती है। अगर इनका एक आध लिम्स कट जाए, ये जो इसके आगे देख रहे हो ये लिम्स है, ठीक है, ये लिम्स है, अगर ये कट ऑफ हो जाए किसी चीज़ की वजह से तो ये बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल इनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। केमिकल डिफेंस, इनके जो ये स्पाइंस देख रहे हो आप, ये छोटी छोटी केमिकल डिफेंस करते हैं, रेड स्पॉट रहते हैं, बहुत कुछ जानने को है। तो अब देखो, एक बात और, इनमें ब्रेन नहीं होता, ठीक है, इनमें ब्रेन नहीं होता, इनमें ब्लड नहीं होता, नो ब्लड एंड नो ब्रेन, और कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर, है ना। फ्रेश वाटर में ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, फ्रेश वाटर। और रीजनरेशन मैं बता चुकी हूँ इनकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। अब फिश की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ, फिश में गिल्स होता है, ठीक है, गिल से ये रेस्पिरेशन ऑर्गन रहता है फिश का, गिल्स, इससे ही सांस लेती हैं। स्केल्स होते हैं फिश में। फिश की फिन्स होती हैं, है ना, आपने देखा होगा ये इस टाइप की जो फिश होती है, तो यहाँ पे इनकी ये फिन्स रहती हैं, है ना, फिन्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है फिश की। तो स्टार फिश में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो इसमें ना तो गिल्स हैं, ना स्केल्स हैं, ना फिन्स हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी एक फ़िश नहीं है। और जो आप अदर ऑप्शन देख रहे हो, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सारी फिशेज़ हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस की यहाँ पे बात हुई है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है इनमें से, ठीक है, कौन सा ऑर्गन है सेल का जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है? तो इसका जो आंसर है इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो ऑप्शन है बी। अब क्यों? देखो, ईआर के बारे में हम जाने। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके फंक्शंस क्या हैं? सिंथेसाइज करना, ठीक है, और फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। किसका? प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन। सिंथेसाइजिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ये ईआर करता है। जितने भी यूकारियोटिक सेल होते हैं उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। यूकारियोटिक सेल मतलब जो कि नई जनरेशन के सेल हैं, उनमें सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, कुछ भी एब्सेंट नहीं रहेगा। अब मैं बात करूँ, जो ईआर है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ईआर दो पार्ट में डिवाइड है, स्मूथ और रफ, ठीक है। स्मूथ क्या करता है? लिपिड या फिर फैट को, यहाँ पे लिपिड और फैट का काम होता है, ठीक है। और
रफ ईयर। अब इसमें राइबोसोम अटैच रहते हैं, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम अटैच रहते हैं और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसाइसिस का काम होता है और यहाँ पे फैट और लिपिड का वर्क रहता है, ठीक है। अब आगे, अब रफ ईयर मैंने इसलिए बोला उसको रफ ईयर क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम अटैच हैं, डॉट डॉट सारे राइबोसोम अटैच हैं, तो इसलिए मैंने उसको रफ ईयर बोला है, ठीक है। और स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं रहते, ठीक है। राइबोसोम अटैच नहीं रहेंगे तो वो स्मूथ रहेगा, वहाँ पे फैट और लिपिड का सिंथेसाइजेस हो रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ है फैट और लिपिड, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल न्यू सेलुलर मेम्ब्रेन का, लाइक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए या फिर कुछ उसमें वो उसकी डेथ हो जाए, लाइक एक्सपायर हो जाए मेम्ब्रेन जो रहती है, वॉल जो रहती है, ठीक है, तो नई सेलुलर मेम्ब्रेन बनाने का काम कौन करेगा, इट्स फैट एंड लिपिड, ठीक है। और ठीक है, अब मैं बात करूँ ईआर, वो डिस्कवर्ड किसने करा था, तो इट्स पोर्टर एंड थॉम्पसन, ये दोनों कर रहे हैं। राइबोसोम अटैच रहते हैं रफ ईयर में, वहाँ प्रोटीन सिंथेसाइजेस हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। और बस इतना ही है। अब आप एक वो डायग्राम इसका देख लो, ये है डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईआर है, ये स्मूथ है, ठीक है। लिपिड फैट का सिंथेसाइजेस हो रहा है, रफ में आपको पता है ये जो डॉट डॉट्स हैं सारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइजेस होता है और राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इट्स ऑप्शन डी माइकोराइजा, ये नहीं है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लोग क्या करते हैं, लाइक कोई भी प्लांट है, ठीक है, और ये ऐसे एनवायरनमेंट में है कि जहाँ पे नाइट्रोजन अमाउंट नहीं है सराउंडिंग में, तो अंडरग्राउंड सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करेंगे, वो प्लांट को नाइट्रोजन पहुँचाएंगे और प्लांट इनको रहने की जगह दे रहा है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जैसे हमारी बॉडी में इकोलाई है, वो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज कर जाता है विटामिन के और हम उसे रहने की जगह दे रहे हैं, सिंपल। तो ये जो है नॉस्टोक है और एनाबियना है और एसिटोबैक्टर है, ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, सारे हैं। अब यहाँ पे नॉट पूछा है तो माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये तीन हैं। तो वो बाकी तीन आप याद रखना कि कौन कौन से हैं, ठीक है, ये तीनों हैं, ये नहीं है, तो इट्स ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी हो जाता है। मैं आपको बता दूं एक, यहाँ पे आप देख रहे हो जो रिलेशनशिप है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म का, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो तीन टाइप के होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, और ये आपके सामने है सारे, आप एक बार चेक करके जा सकते हो एग्जाम देने के पहले, इफ़ इन केस कोई पूछ ले कि वो तीन टाइप के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये मेंस में भी काम आ सकता है आपके, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज़, तो ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, तो कैल्शियम है, ठीक है, इट्स ऑप्शन डी। इसके सोर्सेज लाइक आप देख रहे हो, इट्स पनीर, चीज़, ऑरेंजेस हैं, स्पेनिश हैं, मिल्क है, कैबेज एंड ऑल दैट, आलमंड्स भी हैं, तो आप ये सारे देख सकते हो। अब देखो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो 99% जो ह्यूमन बॉडी है वो 6 एलिमेंट से बनी है, ऑक्सीजन से बनी है, तो इट्स 65%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, पहले तो वाटर आता है, अगर मैं गैसेस की बात करूँ इट्स O2, देन कार्बन आता है, इट्स 18.5%, 18.5%। हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन इट्स 9.5% हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन की बात करूँ इट्स 3.2%, ठीक है, 3.2% है। कैल्शियम की बात करूँ इट्स 1.5% है, और फॉस्फोरस की बात करते हैं तो इट्स 1.0%, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज़, यहाँ पे मैंने एलिमेंट बोला है ना, यहाँ एलिमेंट पे ध्यान रखना आप, तो यहाँ पे फॉस्फोरस आएगा, ठीक है। मिनिमम पूछे, मैक्सिमम इट्स कैल्शियम, ठीक है, और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारी गैसेज हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट पूछा था तो हम कैल्शियम पे टिक करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक गाइज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो सिम्बोइसिस टर्म था, सिम्बोइसिस जो टर्म था वो कॉइन किसने किया था, तो इट्स डी बैरी, डी बैरी ने सिम्बोइसिस टर्म कॉइन किया था, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। हु डेलिवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन्स, अब यहाँ पूछा गया है एक प्रिंसिपल है जंपिंग जीन्स, वो किसने डेलिवर्ड किया था, तो इसका ऑप्शन जो है इट्स सी, बारबरा मैक क्लिंटॉक, ये है वो पर्सन। इन्होंने जंपिंग जीन्स
ये प्रिंसिपल डेलिवर्ड करी थी और शी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1983 फॉर दिस डिस्कवरी, ठीक है। और इन्होंने एक लाइन दी थी, एवरी सेल हैव द पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, एवरी सेल हैव द पार्ट ऑफ डीएनए, जो भी हर एक जो सेल होता है, ठीक है, उसमें डीएनए होता है। ये मैंने आपको बताया है कि सेल में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। तो हर एक सेल में डीएनए होता है विच आर इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्योंकि जो सेल होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, एक मिनट, जैसे ये सेल है, ठीक है, और ये जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ये एक्सपायर होने वाला है, तो इसी से एक नया सेल बनता है। ये सेल थ्योरी कहती है हमारी। तो इसी के हिसाब से ये था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्सटेंसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम्स आर। तो इसमें पूछा है कि ऐसे सब्सटेंस कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। तो वो हैं एंजाइम्स, ऑप्शन सी है, ये एंजाइम्स के फंक्शन होते हैं। ये एंजाइम है, ठीक है, इसमें कोई भी सबस्ट्रेट नहीं होता है। एक प्रोसेस के आने के बाद सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं इसमें, फिर वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाता है। उसके बाद एंजाइम जो होता है, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारी ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं और वो अपना काम करने लगते हैं। एंजाइम्स कुछ नहीं है, बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन विच एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। अब प्रोटीन क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारे खाना फूड डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस रहती है वो एक्सेलरेट कर देगा। हमारा खाने से जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसकी प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। तो ये सब है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The amount of which of the following components in the air does not change in the process of respiration। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान ऐसा कौन सा कंपोनेंट है एयर में जो चेंज नहीं होता ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इट्स ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। आप मेरे लेक्चर को जाके चेक कर सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने डाल रखा है। तो जो हमारी प्रोसेस होती है इनहेल करने की, एक्सेल करने की, वो रेस्पिरेशन कहलाती है और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मैं आपको बता चुकी हूँ। 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं एयर में। जो नाइट्रोजन है वो 78.09% होती है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो इट्स 20.95% होती है, ठीक है। ऑर्गन अर्गन होती है 0.93%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट्स 0.0324%, ये इतना रहता है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में कुछ अदर गैसेस भी हैं। तो ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन जब आप एक्सेल करते हो तो नाइट्रोजन कम्स आउट विद द सेम अमाउंट एज इट वाज एंटर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, है ना। इसका अमाउंट चेंज नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी में भी है, बाहर भी है, तो डज नॉट चेंज, लेकिन हाँ बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल एमाइन इज। तो साइनोकोबाल अमाइन क्या है, ये विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन B12, इट्स ऑप्शन डी। ये इसका मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म है विटामिन B12 का, ठीक है। अब बेसिकली आपको जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको कुछ इस टाइप की डिसीजेज हो जाएंगी, लाइक कॉग्निटिव डिक्लाइन, जब आपकी मेमोरी लॉस होने लगेगी, ठीक है, लो एनर्जी हो जाएगी, डिप्रेशन में चले जाते हो आप, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आप बेसिकली आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन बॉडी में वो भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। थायराइड ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, वो बटरफ्लाई शेप का होता है और ये नेक के बिलो होता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी हो जाती है एंड ऑल दैट, ये सारे रीजंस हैं फॉर साइनोकोबाल अमाइन की डेफिशिएंसी के, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं 10। अब अगली वीडियो में 10 क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। ये कुछ ईमेल आईडीज़ हैं, आप देख सकते हो, फेसबुक की, जीमेल और इंस्टाग्राम की, फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ शेयर करो, उन लोगों तक पहुँचाओ जिनकी इनको नीड है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।